क्लास 10th मैथ के गेस प्रश्न के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस साल के पेपर में प्रथम और द्वितीय पाली में पूछे जाएंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में एक तो ऑप्शन वाला होता है वो और एक बार विदाउट ऑप्शन, ताकि चीजें आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि नहीं वो भी हम लोग समझेंगे। अच्छा, और सब्जेक्टिव प्रश्न, तो सब्जेक्टिव प्रश्न का क्लासेस कल ही हुआ था। चैनल को इसलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक जो भी क्लास रहता है, क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जो कि इस साल प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे वही प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का एक दिन कल ही सब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग क्लासेस किए थे, उसमें मैं आपको 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न कराया था। तो वो चीजें आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, या क्लास खत्म होगा तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो मैथ का क्लास है तो मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए और पेन कॉपी लेकर आप भी तैयार हो जाइए। ध्यान से चीजें सीखिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बताया जा रहा है क्लास 10th का सभी प्रश्न है मैथ का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पे देखिएगा कि कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न है, जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब क्या कह रहा है कि यहां पे आप अगर देखें तो ये जो है द्विघात आपके समीकरण का व्यापक रूप है। मैं हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको सिखा दिया हूं। तो जो चौथा चैप्टर के हम लोग चर्चा करें तो मैं बताया था कि द्विघात समीकरण का एक जनरल फॉर्म है अर्थात कि व्यापक रूप है। अब जब भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया रहा है और कह रहा है कि इसमें से मूल समान है, मतलब क्या कहना चाहता है, कॉन्सेप्ट समझिए। मूल समान है मतलब इसका d जो है वो बराबर कितना है, 0 है। अर्थात कि इसका विविक्तर विवेचक का मान कितना है, 0 है। तो d कैसे निकालते हैं, अर्थात कि क्या कह रहा है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहे तो उसके मूल की प्रकृति बतलाने के लिए हम लोग विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक का मान निकालते हैं, और वही d बतलाता है मूल कैसा होगा। अगर d का मान आ जाए 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव में 1 2 3 4 कुछ भी, तो हम कहते हैं मूल जो है वो असमान है और वास्तविक है। मतलब कि अलग अलग मूल आएगा, दोनों आंसर अलग अलग होगा और वास्तविक है, ये हम लोग कहते हैं। अच्छा, जब d बराबर 0 आ जाए, ये वाला कंडीशन, तब कहते हैं मूल क्या है, समान है। और वहीं पे जब d का मान 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक है, तो कहता है कोई वास्तविक मूल नहीं। वही कह रहा है कि जब मूल समान है मतलब क्या कहना चाहता है कि d बराबर 0 है। d मतलब विविक्तर, विविक्तर कैसे निकालते हैं सर, तो b² माइनस 4ac से निकालते हैं, तो इसका मान 0 है। बस प्रश्न बन गया। अब इसी को हम लोग ऐसे लिखें, यहां पे देखिए, तो b² मैं इधर ही रहने दूं और ये माइनस है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस में 4ac। देखिए b² बराबर 4ac कहां पे दिया है, तो ऑप्शन बी पे। अच्छा, यहां पे देखिए क लिखा है तो इसको ए समझिएगा, एक ग है तो c है, और एक ख है तो आपका b है, और एक घ है तो d है, ये समझिएगा। चलिए ये प्रश्न आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा है दूसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे फिर प्रश्न वही कि यदि इतना बराबर, फिर एक द्विघात समीकरण दिया है, उसके देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। कर इसमें x का मान क्या होगा। अब आपसे वैल्यू ऑफ x तो पूछ रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है कितना आंसर होगा। देखिए कौन, मतलब 2 3 4 अंक बताए, सिर्फ कह रहा है कि क्या आएगा आंसर, पूर्णांक आएगा, भिन्न संख्या आएगा, अपरिमेय आएगा, या वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो ये आप समझ रहे हैं क्या बता रहा है। ये आपसे कहना चाहता है कि मतलब कि मूल कैसा आएगा, अर्थात कि d का मान जो निकाल कर, जो मूल की प्रकृति हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही मूल की प्रकृति से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो d का मान इसमें भी निकालिए और बताइए क्या आ रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो d बराबर अभी पीछे हम लोग सीख रहे थे b² माइनस 4ac होता है। अब b² तो जो x के पहले a का मान होता है, जो x² ऐसा हम लिखते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसी रूप में है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो a का मान क्या होता है, जो x² के पहले है, b जो x के पहले, c जो कांस्टेंट है। अब b² तो यहाँ पे b का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। 4a कितना है सर, तो जो यहाँ पे x के स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। c देखिए तो c अपना जो कांस्टेंट है 12 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और यहाँ पे 12 चौका में 48, घटाइएगा तो यहाँ पे से 48 का मतलब 39 बचेगा, माइनस में। मतलब याद कीजिए पिछला प्रश्न जो मैं कंडीशन बनाया था कि d का मान जो है 0 से छोटा आ गया, मतलब क्या कहेंगे, वास्तविक मूल नहीं, मतलब इसका आंसर नहीं आएगा, वास्तविक नहीं। ठीक है, तो कहां पे है, ऑप्शन डी पे। अच्छा, ऐसे भी आप बनाते, इसको तोड़ के भी आप आंसर निकाल के भी चेक करते, तब भी देखिए वही कंडीशन आता है। 12 को आप तोड़ते, 2 से 6, 2 से 3, तो देखिए अब इसको ऐसे बीच टर्म को तोड़ते हैं कि अपना मतलब कि ए वाला आ जाए बीच वाला, जिसको कैसे भी तोड़िएगा 3 आएगा,
नहीं आएगा। 2 दूनी 4 करके 3 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, तो और यहाँ पे आपका 3 दूनी 6 में से 2 घटाइएगा 4 आएगा। तो ऐसे भी आप आता कि इसका मूल संभव नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीजें ध्यान से सीखिएगा, मैथ है तो कॉन्सेप्ट इसमें आपको सीखना चाहिए। करें कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल जो है बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या, इफ द पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ सर्किल आर इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्किल विल बी। अब करें कि एरिया और उसका पेरीमीटर मतलब पैरामीटर अर्थात कि आपका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है इस साल के लिए। आइए सीखते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहां पे चीजें आप समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए एक वृत्त है अपना, ठीक है, मान लीजिए यहां पे देखिएगा समझने के लिए एक अपना वृत्त है। यहां पे देखिए अब ये वृत्त है, अब इसका त्रिज्या जो होगा वो त्रिज्या मान लीजिए इसका r है वृत्त का, तो मैं कहूं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहेगा सर इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा r त्रिज्या वाले वृत्त का। अच्छा मैं कहूं इसका परिमाप बताइए, तो कहेगा सर 2 पाई r होगा परिमाप, बिल्कुल सही, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर परिमाप 2 पाई r। कह रहे कि दोनों जो है बराबर है, देखिए क्या कर रहे हैं बराबर है, यहां पे देखिए इक्वल है, तब अब इक्वल मतलब इसको बराबर कर दीजिए, बस हो गया, अब आंसर निकल जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल, अच्छा एक इसमें r स्क्वायर तो 2r था, तो 1r से 1r कैंसिल, क्या बचा r बराबर 2, मतलब क्या है 2 मात्रक है इसका त्रिज्या। कहां पे है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर माध्यिका, ये तो कल सब्जेक्टिव प्रश्न में मैं जब सिखा था आपको सिखाया था कि 3 से देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सब्जेक्टिव आप पढ़े समझिए, ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, सब्जेक्टिव पढ़े, दोनों बात सेम ही है, पर सब्जेक्टिव में थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज आप नहीं लिखेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व कर ऐसे सॉल्व करेंगे तो अंक नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। अब कर माध्यिका क्या है, तो 3 चीज से प्रश्न आएगा, ये चीज आप नोट कर लीजिए। एक आएगा आपसे ये सब प्रश्न नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए तीनों से प्रथम पाली में 3 प्रश्न, मतलब 3 अंक आपका कंप्लीट हो गया। अभी का जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाना जा रहा हूं अगर सीख लेते हैं तो, और द्वितीय पाली में परीक्षा पड़ेगा तभी 3 प्रश्न इससे रहेगा। एक प्रश्न पूछेगा आपसे माध्य, क्या पूछेगा, माध्य पूछेगा, ठीक है। अच्छा एक पूछेगा आपसे ये जो पूछा है माध्यिका माध्यक, ये ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करें और इससे लॉन्ग आंसर टाइप भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग निकालते हैं पूरा टेबल वगैरह बनाकर। और एक प्रश्न इससे रहेगा बहुलक। ये 3 प्रश्न नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिएगा इससे एक 3 मार्क्स का हो गया और काफी आसान होता है। जैसे इसी आंकड़ा का आपसे माध्य पूछे तो समझिए औसत पूछ रहा है, माध्य पूछे तो क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। और औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्या को जोड़ दे, इसी का औसत पूछता तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करते, और भाग किससे देते, तो 1 2 3 4 5 संख्या तो 5 से भाग दे देते, तो ये होता है औसत। तो ऐसे आसानी से आप एक अंक आपका कंप्लीट हो गया, औसत आएगा तो जो भी आंकड़ा दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में उसको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए। माध्यिका या माध्यक पूछेगा तो समझिए क्या करेगा, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में इसको सजाइए, और जो बीच वाला है वो आपका क्या हो जाता है, माध्यक का माध्यिका, जो बीच वाला है। अगर 2 बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। अच्छा जब बहुलक पूछे तो जिसकी बारंबारता अधिक हो, मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो, बारंबारता जिसका अधिक हो तो बहुलक हो जाएगा। तो ये 3 चीजें नोट कर लीजिए, इससे प्रश्न आने जा रहा है प्रथम पाली और द्वितीय पाली में भी। कह रहे माध्यिका क्या होगा, मैंने बताया कि आरोही या अवरोही मतलब बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए, ऑलरेडी सजा दिया है, देख रहे हैं 3 2 के बाद 3 4 5 6, तो बीच वाला पता करेंगे, 2 इधर गायब हो गया, 2 इधर, बीच में क्या बचा सर, 4 बचा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सभी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये वृत्त है तो इसकी सबसे बड़ी जीवा, तो ये मान लीजिए वृत्त है तो इसका सबसे बड़ी जीवा यही हो जाएगा, तो ये भी आर यही आर, तो ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया डी। तो व्यास जो डायमीटर होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, तो ऑप्शन डी माने यहीं पर सबसे बड़ा बनेगा। यहां पे आप खींचिएगा तो इससे छोटा हो जाएगा, यहां पे खींचेगा और छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जीवा यही है, इसे तो डायमीटर अर्थात कि व्यास बोलते हैं। तो ये तो चीजें आसान है, आगे बढ़ते हैं। कर आपसे कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक जब भी पूछे मतलब कोई बिंदु क्या है एक्स एक्सिस पर निर्धारित है, तो उसका एक्स अक्ष का देखिए 2 चीज पूछेगा। यहां पे मैं पूरा आपको चीजें समझा दे रहा हूं, देखिएगा यहां से आज की क्लास से प्रश्न 4-5 अंक का नहीं आए प्रथम और द्वितीय पाली में, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोट कर लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट से प्रश्न आएगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक, अच्छा
फिर आपसे पूछ सकता है y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक। एक और प्रश्न पूछता है कि x अक्ष का समीकरण, ये भी नोट कर लीजिए, इसे प्रश्न बनने जा रहा है। x अक्ष का समीकरण मतलब कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका समीकरण क्या होगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछेगा y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में 2 डायमेंशन स्पेस में किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग x और y फॉर्मेट में लिखते हैं। x को बोलते हैं भुज, ये भी प्रश्न पूछता है, और इसको बोलते हैं कोटि। अब इसी से प्रश्न कहे कि इसमें जैसे कोई भी बिंदु दे दे, कहे 3, 5 है, कहे कि इसका भुज बताइए तो 3 भुज हो जाएगा, और कोटि क्या हो जाएगा y, मतलब कि एक कोटि हो जाएगा y वाला। अच्छा, x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का कुछ ना कुछ मान होगा तो उसको x हम लोग लिखेंगे ही, और दूसरा y, तो y पर बिंदु गया ही नहीं, मतलब y से कहां था, 0 था, उससे कोई भी दूरी नहीं था, तो y का क्या हो जाएगा 0। तो ये होता है x अक्ष का निर्देशांक, जो प्रश्न में पूछा था ऑप्शन ए सही उत्तर है छात्रा का। ठीक है, y अक्ष का निर्देशांक, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x पर बिंदु पहुंचा ही नहीं तो y 0 हो जाएगा, और y का कुछ ना कुछ मान होगा, x 0 हो जाएगा। तो ये प्रश्न अगर ये इसको हटाकर ये पूछे y अक्ष का निर्देशांक, तो ये आंसर कीजिएगा। अच्छा, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण देखिए y बराबर कितना है 0 है, देख रहे हैं x का मान y बराबर 0 है। वही बात y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष में क्या है x बराबर 0 है। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न बनने जा रहा है। समझ चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट में सिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो त्रिकोणमिति का सबसे आसान सा प्रश्न है, तो इसका मान बताइए। तो यहां पे आप जानते हैं साइन कॉस का पेयर है, एंगल जुड़ने पर 90 हो रहा है, तो इसको बदलेंगे। ऐसे हम लोग बनाए तो ऐसे मैं बना सकता हूं इसको 2, और साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, बट्टा में कॉस 32 डिग्री। अब इतना बराबर क्या हो जाएगा 2, और ऊपर भी हो जाएगा आपका कॉस 32 और नीचे भी है कॉस 32। कैंसिल, क्या बचेगा 2। ऐसे आप ऊपर भी देख रहे थे, आपको मालूम था कि इसका 2 ही आंसर आने जा रहा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चीजें तो इसमें तो आसान सा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता का योग क्या होगा, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स विल बी। तो घटना की प्रायिकता का योग, जैसे हम लोग कहते हैं पी प्लस पी नॉट कितना होता है 1 होता है। ठीक है, घटना की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होगा 1 ही होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1 दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, देखिए जैसे 2 चर में अभी हम लोग पढ़े थे, 2 चर में पूछे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो यही होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये 2 चर में है। एक चर में क्या होगा आपसे पूछ रहा है, तो ax प्लस b बराबर 0, जहां a और b क्या है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। देखिए कहां पे दिया है ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे 10 नंबर प्रश्न, अंडर रूट सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान। एक खूब प्रश्न पूछता है, ध्यान से समझिएगा क्या दिया है यहां पे। देखिए √2 सेक थीटा बराबर 2, या मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा बराबर, कहेगा सर 2/√3, बिल्कुल सही। अच्छा, सेक में कितना डिग्री का मान होता है 2/√3, ये आपसे पूछा जाए तो सेक में 30 डिग्री का मान होता है, तो सेक 30 इसको हटाकर हम लिख सकते हैं सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर क्या बच गया 30 डिग्री। कहां पे दिया है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब 10 प्रश्न में आपको कराया ऑप्शन वाला। अब यहां से पता चलेगा आप कितना कॉन्सेप्ट सीखे। विदाउट ऑप्शन है, एग्जाम में आएगा तो इसमें भी ऑप्शन ऐड करेगा, लेकिन यहां में वन लाइनर के जैसा प्रश्न इसको तैयार कर दिया हूं, तो ध्यान से सीखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश डैश के अनुपात के बराबर होता है, तो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैं इससे आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराना चाहता हूं, क्योंकि मैथ में सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। 2 समरूप त्रिभुज होगा तो उनके संगत, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तभी तो हम लोग कहते हैं कि 2 त्रिभुज के मतलब त्रिभुज अगर समरूप हैं और उनके भुजा का अनुपात 3:5 है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तब तुरंत स्क्वायर कर देते हैं। और वहीं कहते हैं कि 2 संगत, जो मतलब समरूप त्रिभुज के संगत क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनका संगत भुजा तब कहते हैं 4:5। कहां से, इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था। चलिए इसके माध्य बताइए, ये प्रश्न पूछा है, तो याद कीजिए मैं
पीछे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि माध्य में क्या होगा, औसत निकालेंगे, अर्थात कि औसत मतलब इसको जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कितना है तो टोटल 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए। जोड़ते हैं तो 2 × 1 3 और 3 6 4 10 5 15/5 मतलब कटाएंगे सर 3 हो जाएगा, तो इसका माध्य कितना होगा 3 होगा। देखिए कॉन्सेप्ट आप सीखे तो आसानी से इसको बना पा रहे हैं। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि sin 50 + cos 40 डिग्री बराबर क्या होगा। अच्छा इसको हम चाहे तो इसको भी बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन कौन बदलेंगे तो जिस रूप में आंसर, अगर यहाँ पे साइन रहता तो cos वाला को बदलते हैं, यहाँ पे 2 cos मतलब cos के फॉर्मेट में अपने को आंसर चाहिए, ये आपसे कह रहा है। तो चलिए इस साइन वाला को बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन को अगर हम लोग बदलें, अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो आप समझ चुके हैं चीजें, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि साइन 50 है तो मैं यहीं पे इसको चेंज हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। साइन 50 है तो सीधे इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos 90 - 50 और यहाँ पे क्या होगा आपका cos 40 या cos 90 - 50 का मतलब cos 40 और प्लस में cos 40 बराबर कितना हो गया 2 cos 40। तो ये 2 cos लिख दिया था आपने को, सिर्फ क्या लिख देना है 40, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए tan 90 - थीटा आप जानते हैं क्या होता है cot थीटा होता है। करे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा वही है जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे वृत्त है तो स्पर्श रेखा यही होगा जो इसके एक बिंदु से गुजरे, वही जैसे 2 बिंदु से गुजर जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहलाएगा। तो जब एक बिंदु पे स्पर्श करे वही क्या होता है स्पर्श रेखा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एपी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हम लोग पढ़े मतलब सार्व अंतर एपी का धनात्मक भी आएगा, प्लस में ऋणात्मक भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। रैखिक समीकरण का आलेख हमेशा जब भी रैखिक समीकरण का आलेख मतलब रैखिक समीकरण मतलब जिसका पावर 1 हो, ये भी प्रश्न पूछता है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है 1 होता है, या पूछेगा ये घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण के शून्य की संख्या 1 होता है और इसका आलेख खींचेंगे तो हमेशा क्या आएगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ये चीजें कॉन्सेप्ट पूरा आज मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूं, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अच्छा b² - 4ac को क्या कहते हैं, इसी से तो प्रश्न की शुरुआत किए थे, इसे हम लोग बोलते हैं विविक्तर विवेचक डिस्क्रिमिनांट। इसे क्या बोलते हैं विविक्तर या विवेचक या डिस्क्रिमिनांट। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं है तो क्या होगा असंगत हो जाएगा। और कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं कैसी थी समपाती थी तो कोई हल नहीं था, सॉरी यहाँ पे रेखाएं कैसी थी समानांतर थी, रेखाएं ऐसे समानांतर थी तभी तो कोई हल नहीं था। और समपाती होती तो अपरिमित रूप से अनेक हल, प्रतिच्छेदी होती तो एक हल होता। तो रेखाएं समानांतर कब होता है जब समीकरण असंगत हो, तो वही बात पूछा जा रहा है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है 3πr²। अर्धगोला का मतलब संपूर्ण नहीं पूछता वक्र पूछता तब कहते 2πr², और एक और इसमें वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के संपूर्ण बना दिया 3πr²। तो ये 20 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट था, इसका मैंने रिवीजन कराया। तो कौन सा क्लासेस कब आता है हर एक जानकारी के लिए आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम वगैरह पे AR कैरियर पॉइंट, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी ऑफिशियल चैनल आएगा, वहां पे सोशल मीडिया हैंडल से ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सब्जेक्टिव का जो लिंक आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे उस पर क्लिक करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।